है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी का बहुत सारा फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है और इस फंडामेंटल नॉलेज को हम लोग कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से ले सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट हम लोगों को कंपनी का ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग फर्दर कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे या नहीं, उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बताया है कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा पढ़े बिना कैसे आप उस कंपनी के रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, और आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बैलेंस शीट कैसे पढ़े, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे आप लोग प्रिपेयर करें अपने खुद के लिए, और कैसे फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह कैलकुलेट किया जाता है। और आखिर में मैं आप लोगों को एक टूल भी प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप लोग फाइनेंशियल रेशियो बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, मगर वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स दूंगा पीएल स्टेटमेंट के बारे में, जो पीएल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अलावा आप लोग पीएल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोगों को क्या बताता है, एक कंपनी पूरे साल में कितना ट्रांजेक्शन किया है, चाहे वो सेल्स हो या परचेज हो, या कंपनी ने किसी को पे किया है, या कंपनी ने टैक्स प्रोवाइड किया है, या किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया है। तो जो जो ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे वो कैश में हो या नॉन कैश में, चाहे वो कंपनी में पैसा आया हो या कंपनी से गया हो, वो पूरा हिसाब किताब कंपनी पीएल स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों को दिखा रहा है कि पूरे साल में जो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उससे कंपनी को लास्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉसेस हुआ है। तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं, क्यूपिड लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने खोल के रखा है, और इस क्यूपिड लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट को मैंने बीएससी के वेबसाइट से निकाला है। आप किसी भी कंपनी जो बीएससी में लिस्टेड है, उस कंपनी का नाम बीएससी के वेबसाइट में टाइप करके वहां से उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट और कंपनी के बारे में ओवरव्यू सब कुछ बीएससी के वेबसाइट पे देख सकते हैं। देखिए, ज्यादातर कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों में ही लिस्टेड होता है, मगर मैक्सिमम जो कंपनी आप लोगों को मिल जाता है वो बीएससी के वेबसाइट में ही मिल जाता है, क्योंकि बीएससी सबसे पुराना एक्सचेंज है हमारे इंडिया का, और एनएससी बीएससी के बहुत बाद आया है। तो ज्यादातर कंपनी एनएससी में लिस्टेड नहीं है। एनएससी में शायद लेस देन 2000 कंपनी लिस्टेड है और बीएससी में मोर देन 5000 कंपनी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना बड़ा है। तो अगर आप लोगों को कोई भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना हो या कंपनी का कोई एनुअल रिपोर्ट वगैरह ढूंढ के निकालना हो, तो आप लोग बीएससी के वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ना सिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एनुअल रिपोर्ट को कैसे बीएससी के वेबसाइट से निकाला जाता है। तो पहले आप लोग बीएससी के वेबसाइट में चले जाइए, सिंपली गूगल में आप लोग टाइप कीजिए बीएससी लिमिटेड। देखिए, यहाँ पे जो पहला लिंक आया है वो bscindia.com है, जो बीएससी के वेबसाइट का लिंक है। वहां पे क्लिक करने के बाद अब लोग राइट साइड में ऊपर यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करके अब लोग कंपनी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्यूपिड लिमिटेड लिखता हूँ और राइट साइड में इक्विटी। इक्विटी के जगह अगर आप डेरिवेटिव्स, एमएफ, ईटीएफ, डेब्ट और अदर्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, अदर्स टाइप्स का जो मार्केट है उसे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्यूपिड लिमिटेड कंपनी जो एक इक्विटी स्टॉक है उसे ही सर्च करने वाला हूँ। तो नीचे देखिए क्यूपिड लिमिटेड करके लिखा आ रहा है। तो क्यूपिड लिमिटेड खोलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूपिड लिमिटेड का ओवरव्यू, कंपनी का ओवरव्यू, यानी कि कंपनी का पिछले डे का क्लोज क्या था, ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, वी वैप। ये एक टेक्निकल टर्म है, यानी कि जब मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसे सिखाऊंगा तब वी ऐप और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म को आप लोगों को समझाऊंगा। अभी के लिए फंडामेंटल एनालिसिस चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कैसे एनुअल रिपोर्ट को निकाला जाता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लेफ्ट साइड के नीचे फिनेंशियल करके लिखा है, यहाँ पे क्लिक करने पर देखिए दो रिजल्ट दिखा रहा है, एक है रिजल्ट, दूसरा है एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट पे सिंपली हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2013 टू 2019 का रिपोर्ट निकल के आया है, और राइट साइड में पीडीएफ डाउनलोड का लिंक है। आप लोग चाहिए तो डाउनलोड कीजिए या यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा था क्यूपिड लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2019 का।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा टर्म क्या होता है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जो अकाउंट्स का स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे यहाँ पे तो हम लोगों ने जो मैथ किया है वहां पे स्ट्रक्चर अलग है और यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है। देखिए स्ट्रक्चर अलग हो सकता है मगर जो टर्म है वो सेम है। हम लोग जब हमारे बुक में करते हैं तो एक साइड में है डेबिट, एक साइड में होता है क्रेडिट, और वहां पे पर्टिकुलर्स और रुपीज करके लिखा होता है। मगर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट एक ही कॉलम में होता है और ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करूंगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है पर्टिकुलर्स, बीच में है नोट्स और राइट साइड में है ईयर्स। एक है प्रीवियस ईयर्स और एक है करंट ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स यानी 2018 और करंट ईयर यानी 2019। तो बीच में जो नोट्स है ये हम लोगों को बताता है कि 21 नंबर नोट पे कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कौन कौन से ऑपरेशन से इस रेवेन्यू को कंपनी ने जनरेट किया है। तो इसलिए यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। आप अगर अदर्स इनकम को देखेंगे तो 22 नंबर नोट्स पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि अदर्स इनकम में कंपनी ने क्या क्या लिस्ट किया है। तो बेटर होगा आप लोग क्यूपिड लिमिटेड का ये स्टेटमेंट बीएससी के वेबसाइट से निकाल लीजिए और मेरे साथ एनालाइज कीजिए, तो बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो में दिखाया गया कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट पे या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट का आंसर आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कर पाऊंगा, हो सकता है थ्रू वीडियो और थ्रू व्हाट्सएप। सो लेट्स बिगिन। पीएल स्टेटमेंट में फर्स्ट रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू को हम लोग सेल्स के नाम से भी जानते हैं या कंपनी का टॉप लाइन। अब बहुत सारे बिजनेस न्यूज चैनल पे सुने होंगे जब कोई कंपनी अपना ईयर ऑन ईयर अर्निंग रिपोर्ट निकालता है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग रिपोर्ट निकालता है तो वहां पे वो लोग बहुत बार बोलते हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन। तो टॉप लाइन है कंपनी का रेवेन्यू और बॉटम लाइन है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो अभी हम लोग देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कंपनी ने कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वो 21 नंबर नोट्स पे दिया हुआ है। 21 नंबर नोट्स ढूंढना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ इसको स्क्रॉल कीजिए। कंपनी का जो कैश फ्लो है कैश फ्लो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा नंबर 1 नोट नंबर 2 नोट करके वहां पे लिखा है। तो 21 नंबर नोट मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। तो यहाँ पे है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कंपनी का जो कोर बिजनेस है यानी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बेच के कंपनी ने जो रेवेन्यू कमाया है वो कंपनी का सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है यानी कंपनी का जो कोर बिजनेस है। तो वहां से कंपनी ने जो रेवेन्यू कमाया है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में आएगा। उसके बाद है अदर्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो उसमें क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट बेनिफिट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक इंसेंटिव। यह क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे कंपनी को एक्सपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस देना पड़ता है। और अगर कोई टैक्सेस इनकम टैक्स स्कीम के अंदर है जो बैक मिलता है जिसने एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे कंपनी, तो कंपनी का जो पैसा बैक मिला है आईटी डिपार्टमेंट से वो अमाउंट यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन। मान लीजिए कंपनी ने बाहर कोई रॉ मटेरियल खरीदा है जिसका प्राइस है $50। अभी $50 ₹70 प्राइस के हिसाब से 3500 हो जाता है और कंपनी ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया था। खरीदने के बाद करेंसी का जो प्राइस है वो चेंज हो गया, तो पहले जो ₹70 था अब वो ₹72 हो गया है। तो यानी कंपनी को यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में गेन हुआ है, तो वही गेन यहाँ पे दिखा रहा है। तो टोटल मिला के कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है 8546.69। जो देखिए यहाँ पे है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8546.69। सेकेंड है अदर्स इनकम। तो अदर्स इनकम क्या होता है, कंपनी का कोर इनकम छोड़ के अगर कंपनी किसी और सोर्स से इनकम जनरेट कर रहा है तो वो अदर्स इनकम में आ जाता है। मान लीजिए कंपनी का कुछ पैसा है जो बैंक में रखा है तो वहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो कंपनी के अदर्स इनकम में आ जाएगा। तो देखते हैं कंपनी के अदर्स इनकम में क्या क्या है 22 नंबर नोट्स पे। तो 22 नंबर नोट्स पे देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कम ऑन। तो इंटरेस्ट कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक बैंक का अगर आप लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे तो बैंक का जो कोर ऑपरेशन होता है वो है इंटरेस्ट से कमाना, मगर इस कंपनी का कोर बिजनेस ये नहीं है कि इंटरेस्ट से पैसा गेन करना। तो इसलिए ये कंपनी जो भी इंटरेस्ट से अर्निंग करेगा वो कंपनी के अदर्स इनकम में चला जाएगा। यहाँ पे कंपनी को कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक डिपॉजिट से, लोन्स एंड एडवांसेस से। बैंक डिपॉजिट यानी कंपनी का कुछ पैसा है जो कंपनी ने बैंक में रखा था वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है। लोन्स एंड एडवांसेस, कंपनी ने किसी को लोन दिया था उसके वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। अदर्स,
अदर्स किसी भी सोर्स से अगर कंपनी इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। मिसलेनियस इनकम, कंपनी का कोई एसेट वगैरह कंपनी ने लीज में दिया है, वहां से अगर कुछ आ रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वहां से। इंटरेस्ट इनकम ऑन फिनेंशियल एसेट एट एमोटाइज कॉस्ट, कंपनी का जो फिनेंशियल एसेट है उसका जो एमोटाइजेशन हुआ था वहां से कुछ इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पे उसको दिखाया जाएगा। अनरियलाइज्ड इनकम ऑन म्यूचुअल फंड, कंपनी का अनएक्सपेक्टेड म्यूचुअल फंड में जो गेन हुआ है वो इनकम भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो टोटल जो इनकम है वो 247.12 है। देखिए यहाँ पे आया है 247.12। तो टोटल मिला के कंपनी का जो रेवेन्यू हो जाता है कोर बिजनेस और अदर्स इनकम मिला के 8793.81। पीएल स्टेटमेंट में सेकंड जो आता है इनकम के बाद वो है एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कंपनी ने जितना एक्सपेंस किया है। इसका मतलब है कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए और सेल करने के लिए जो जो खर्चा किया है वो खर्चा यहाँ पे आएगा, यानी एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब है कंपनी वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल कंपनी को लगा है वो कितने रुपये का मटेरियल लगा है, और उसका ब्रेकडाउन भी है 23 नंबर नोट्स पे। तो चलते हैं 23 नंबर नोट्स पे। तो 23 नंबर नोट्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेस किया है इतना, टोटल हो गया है इतना। गुड्स इन ट्रांसिट यानी ट्रांसिट में जो अभी है, और क्लोजिंग स्टॉक, इसका पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पे है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फिनेंशियल टर्म ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आए, बहुत ही सिंपल टर्म में लिखा हुआ है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और मैसेज कीजिए। तो पहले तो है रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जो कंपनी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है। उसके बाद है फाइनेंस ऑयल, जो ऑयल कंपनी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है। पैकेजिंग मटेरियल, प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए जो मटेरियल लगता है। उसके बाद है स्टोर एंड कंज्यूमेबल, यानी कि वो प्रोडक्ट बनाने के बाद स्टोर करने के लिए जो लगता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल मिला के हो जाता है 3682.23। इसका अमाउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। करंट ईयर का है 3682.23, प्रीवियस ईयर का था 3346.91। तो नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंटोरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका मतलब क्या है? तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 एक्स थे और आज मैंने और 30 एक्स खरीद लिया है, तो मेरे पास अभी कितना एक्स है? टोटल 40 एक्स है। मगर आज मैंने 30 तो खरीदा था मगर 35 बेच दिया है। तो अगर आप मैंने 30 खरीदा था और 35 बेच दिया है तो कल से मैंने कितना एक्स्ट्रा बेचा है? 35 से अगर 30 माइनस कर दूं तो रह जाता है 5, यानी कल के स्टॉक से मैंने 5 अंडे एक्स्ट्रा बेच दिया है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है या बुरा सिग्नल है? तो एज ए कंपनी एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि मेरे पास बेकार 10x पड़ा हुआ था और उससे मैंने 5 अंडे बेच दिए। तो ये एक अच्छा सिग्नल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्टॉक खत्म हो रहा है। तो सेम चीज कंपनी के लिए भी होता है। कंपनी का जो ओपनिंग स्टॉक था यानी 10 अंडे, उससे कंपनी ने इस साल 5 अंडे एक्स्ट्रा बेच दिए, यानी 55.26 लाख का जो इन्वेंटोरी था वो उसने एक्स्ट्रा बेच दिया है। तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा सिग्नल है। मगर पिछले साल आप अगर देखेंगे तो कंपनी के पास जितना स्टॉक था उससे ज्यादा तो कंपनी बेच नहीं पाया, मगर जो खरीदा था 3346.91 लाख का, उससे कम कंपनी बेच पाया है। यानी जो कंपनी कम बेच पाया है वही अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 225.94 लाख। और इस साल जो अच्छा हुआ है, कंपनी ने 3682.23 लाख का सामान खरीदा था, यानी रॉ मटेरियल खरीदा था, मगर कंपनी उससे भी एक्स्ट्रा अपने स्टॉक से बेच दिया है। वो अमाउंट कितना है? 55.26 लाख। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नाम से ही आप लोगों को पता चल जाता है कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो जो एक्सपेंस किया गया है, यानी कि कंपनी का पीएफ, ईएसआई, कंपनी में अगर बोनस दिया गया है तो ये सब बोनस वगैरह वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो कंपनी का जो बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो क्या क्या है, वो पैरा नंबर 25 में, यानी नोट्स में आप देखिए पैरा नंबर 25 में ब्रीफली समझाया गया है। फिनेंस कॉस्ट, एक कंपनी का फिनेंस कॉस्ट क्या क्या हो सकता है? कंपनी के ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी किया है कंपनी ने,
इसके लिए भी उसको अकाउंटेंट चाहिए, तो उस अकाउंटेंट का कॉस्ट, इस अकाउंट को जो रेडी किया है उसे ऑडिट करने के लिए भी ऑडिटर का चार्ज, और हम लोगों के तरफ से यानी कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल ऑडिटर भी रखते हैं, तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर का भी चार्जेस कंपनी पे करता है। यानी कि कंपनी का जो पैसा है वो तो हमारा ही है, यानी कि इन्वेस्टरों का पैसा है। तो इन्वेस्टर ने बोला है कंपनी के इंटरनल ऑडिटर तो है ही कंपनी के लिए, मगर एक ऐसा ऑडिटर होना चाहिए जो हम लोगों के बिहाफ में काम करे, यानी वो उसका कंपनी के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, वो बाहर से आए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को देखे और हम लोगों को ये डायरेक्टली रिपोर्ट करे पब्लिक के लिए अपने एक रिपोर्ट में कि कंपनी में क्या ठीक है क्या नहीं है, कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है या कंपनी आगे ग्रोथ दिखा रहा है। तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर का चार्जेस भी कंपनी पे करता है और वो सब फिनेंस कॉस्ट में ही आता है। उसके बाद है डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन। डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये क्या होता है, तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक मशीनरी खरीदा है 1 लाख रुपए से, और वो मशीनरी 10 साल तक चलेगा, यानी 10 साल का वारंटी है मशीनरी का। तो यहाँ पे 1 लाख दे के खरीदा है और 10 साल तक चलेगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स इज इक्वल टू 10,000। तो हर साल कंपनी का जो डिप्रिशिएशन होगा वो होगा 10,000, यानी ईयर ऑन ईयर उस मशीनरी का जो वैल्यू है वो रिड्यूस होता जाएगा 10,000 करके। डिप्रिशिएशन एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इससे कंपनी का कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होता है। कंपनी अपने डिप्रिशिएशन के पैसे को साइड करके रख देता है, क्योंकि जिस एसेट या मशीनरी के ऊपर कंपनी डिप्रिशिएशन कर रहा है उस एसेट या मशीनरी को फ्यूचर में खरीदना भी पड़ सकता है। डिप्रिशिएशन करने का और एक फायदा है, इसमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डिप्रिशिएशन अमाउंट रेवेन्यू से माइनस किया जाता है। तो नेक्स्ट है अदर्स एक्सपेंसेस। तो अदर्स एक्सपेंसेस में बहुत सारा चीज कवर होता है, यहाँ पे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस को दिखाया भी नहीं गया है, शायद वो अदर्स एक्सपेंस में दिया हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 28 नंबर नोट्स। तो 28 नंबर नोट्स में जाके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है अदर्स में। तो देखिए अदर्स एक्सपेंसेस में यहाँ पे है फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल खरीद के लाने के लिए जो खर्चा होता है वो फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट में जाता है। पैकिंग एंड हैंडलिंग, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसे पैकिंग करने में भी एक कॉस्ट आता है, वो कॉस्ट यहाँ पे दिखाया गया है पैकिंग एंड हैंडलिंग के अंदर। पावर एंड फ्यूल, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कंपनी को चलाने के लिए ऑफिस वगैरह चलाने के लिए जो पावर और फ्यूल लगता है उस कॉस्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, पेट्रोल या जो कोल यूज हुआ है कंपनी के मशीनरी में, वो सब कॉस्ट यहाँ पे फ्यूल एंड पावर और एनर्जी में दिखाया जाता है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग चार्जेस, जो प्रोडक्ट इस कंपनी ने रेडी किया है उसे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करने के लिए भी एक चार्जेस प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो इंस्पेक्शन और चार्जेस के लिए जो अमाउंट है वो इसके अंदर दिया जाता है। वाटर चार्जेस, कंपनी के प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए रॉ मटेरियल्स के हिसाब से वाटर का भी यूसेज होता है, या वहां पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए भी वाटर की जरूरत होता है, तो वाटर चार्जेस एक दिया हुआ है यहाँ पे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस किस का होता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है, हम लोग बिल्डिंग पे रिपेयर करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का भी होता है, कंपनी में जो मशीनरी है वो हो सकता है कुछ खराब हो गया है तो उसका भी रिपेयर हो सकता है। और अदर्स, अदर्स में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि कंपनी का कोई गाड़ी खराब हो गया तो गाड़ी को रिपेयर करने में जो खर्चा आता है वो अदर्स में आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, तो कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाने के लिए या बाहर में काम करने के लिए ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस चार्जेस एक होता है जो कंपनी के एम्प्लॉय को दिया जाता है, उस चार्जेस को यहाँ पे लिखा जाता है। रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी या कंपनी का जो गाड़ी होता है या कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उन लोगों का इंश्योरेंस होता है, उसके लिए टैक्सेस भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस यहाँ पे दिखाया जाता है। रेंट एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी अगर कोई भी लैंड या कोई भी बिल्डिंग रेंट पे लिया है तो उसका एक एक्सपेंस होता है हर महीने या हर साल, तो उसका एक्सपेंस यहाँ पे दिया जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेपर वगैरह पेन ये सब खरीदने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आता है। कंप्यूटर मेंटेनेंस, यानी कंप्यूटर जो है कंपनी में उसके मेंटेनेंस के लिए जो कॉस्ट है वो कंप्यूटर मेंटेनेंस में। प्रोफेशनल चार्जेस, यानी ऑडिटर, कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में अगर कोई है वो आईटी डिपार्टमेंट का चार्जेस,
या कंपनी में सिक्योरिटी सर्वेलेंस में कोई है तो वो सिक्योरिटी सर्वेलेंस का चार्जेस, ये सबको प्रोफेशनल चार्जेस में दिया जाता है। कमीशन ऑन सेल्स, बहुत सारा कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए और ज्यादा सेल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस या कमीशन स्ट्रक्चर लाता है, तो वही कमीशन यहाँ पे दिया जाता है कि कंपनी ने सेल करने के लिए जो जो कमीशन यूज किया है। यानी कंपनी स्कीम निकालता है कि मेरा 1000 पीसेस प्रोडक्ट सेल करने पर मैं आप लोगों को 100 रुपये दूंगा, तो वही 100 रुपये कमीशन चार्जेस के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस होता है, यानी कि फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में नहीं हुआ है, तो उसको प्रोविजन में दिखाया जाता है। प्रोविजन फॉर ईसीएल, फ्यूचर में कोई चार्जेस है उसे प्रेजेंट में दिखाने पर उसे प्रोविजन कहते हैं, तो ये भी सेम चार्जेस है। बैड डेट, अगर कंपनी का कोई रिसीवेबल है और वो फ्यूचर में पे नहीं होगा या ऐसा कंपनी को लगता है तो वो बैड डेट में चला जाता है, यानी कि वो पैसा कंपनी को फ्यूचर में नहीं भी मिल सकता है वेंडर से, वो अमाउंट बैड डेट के अंदर चला जाता है। ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन, ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन का मतलब है, यानी ऑडिटर लोग जब कंपनी में विजिट करने के लिए आते हैं, यानी ऑडिट करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को कुछ फीस वगैरह पेमेंट करना पड़ता है, तो वही है ऑडिटर रिम्यूनरेशन। पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, कंपनी से जब किसी को चिट्ठी भेजा जाता है या कॉल किया जाता है तो वो फोन या पोस्ट करने के लिए जो चार्जेस होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। सिक्योरिटी चार्जेस, कंपनी में बहुत सिक्योरिटी गार्ड होता है या बहुत सारे सिक्योरिटीज होता है, वो सिक्योरिटी का एक चार्जेस होता है, वो सिक्योरिटी चार्जेस यहाँ पे लगता है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं, टीवी पे या बैनर होल्डिंग करके प्रमोशन करता है, उसका जो कॉस्ट है वो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस में चला जाता है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन फीस, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका पेटेंट करवाना पड़ता है, या कंपनी का जो एक प्रोडक्ट है उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है कि ये कंपनी का ये एक प्रोडक्ट है, तो ये एक पेटेंट की तरह ही है, या आप कह सकते हैं ये एक पेटेंट ही है, तो उसके लिए एक चार्जेस, लीगल चार्जेस पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वही चार्जेस यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियरिंग, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कंपनी के प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, तो वही है क्लियरिंग, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो कंपनी के प्रोडक्ट को वेंडर तक पहुंचाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है या उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मेंटेन करने के लिए जो जो पर्सन इन्वॉल्व होता है उन लोगों का सैलरी वगैरह, वो सब इसमें आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग जानते हैं कंपनी का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि वो देश के इकोनॉमी से कमा रहा है तो देश के इकोनॉमी को बैक भी करना पड़ता है कंपनी को। जिस देश में कंपनी ऑपरेट कर रहा है, अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उस कंपनी को अपने सोसाइटी में कुछ अमाउंट बैक करना पड़ता है, वही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में बहुत सारा चीज आ सकता है, ऊपर में जो जो चार्जेस दिया गया है उसको छोड़ के जो अलग से चार्जेस होता है उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं, वो बहुत सारे तरीके का हो सकता है, तो अगर कहीं पे भी आप लोग देखें वो चार्जेस अगर ऊपर में नहीं लिखा है तो वही है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो नेक्स्ट है यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो टोटल एक्सपेंसेस है 6,702.47 और पिछले ईयर में था 5,568.98 तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस को टोटल इनकम से निकलने के बाद आता है आपका पीबीआईटी, मगर यहाँ पे पीबीआईटी नहीं दिया है क्योंकि कंपनी का कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी का कोई लोन शायद नहीं है। तो जब हम लोग इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे तब हम लोग देख पाएंगे कंपनी अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा है या नहीं, तो शायद मेरे हिसाब से कंपनी अभी कोई लोन नहीं है कंपनी का, तो इसलिए कंपनी का पीबीटी डायरेक्ट दिया हुआ है। तो पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो टैक्सेस से पहले जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी का वो है 2091.34 लैक्स। यहाँ से अगर आप टैक्सेस को निकाल देंगे तो पीएटी आपको मिल जाएगा, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी के करंट टैक्स यानी कि करंट ईयर का टैक्स है 561.68 लैक्स। नेक्स्ट, शॉर्ट और एक्सेस प्रोविजन फॉर अर्लियर ईयर्स, कंपनी अपना कुछ टैक्स एक्सपेंसेस पहले से डिफाइन करके रख देता है कि अगले साल उसका टैक्स ये आने वाला है, तो कंपनी ने जो टैक्स डिफाइन करके रखा था पिछले ईयर में वो कम पड़ गया था,
इसलिए यहाँ पे शॉर्ट प्रोविजन ऑफ अर्लियर ईयर्स दिया हुआ है, यानी कंपनी ने पिछले साल जो टैक्स एक्सपेंसेस प्रोविजन के नाम पे रख दिया था वो कम पड़ गया था, तो इसलिए कंपनी ने इस साल उस पैसे को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ अर्लियर ईयर्स का जो अमाउंट है वो है 3.31 लाख डिफर्ड टैक्स। तो इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। मान लीजिए मेरा इस साल का प्रॉफिट हुआ है 10 लाख और इनकम टैक्स के हिसाब से 10% मुझे टैक्स देना पड़ेगा, यानी 10,000। तो इनकम टैक्स ने मुझे बोला है आप 10,000 मुझे टैक्स दीजिए, मगर मैंने 9,000 टैक्स दिया है या मैंने 11,000 टैक्स दिया है। जो एक्स्ट्रा मैंने 1,000 कम या ज्यादा दिया है वो नेक्स्ट ईयर वो ऐड हो जाएगा या मेरे अकाउंट से माइनस हो जाएगा, वही होता है डिफर्ड टैक्स। आप 2018 में देख सकते हैं कि 2017 में मैंने यानी कि इस कंपनी ने बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा टैक्सेस के हिसाब से दे दिया था, यानी 17.14 लाख एक्स्ट्रा दे दिया था। इसलिए 2018 में वो पैसा बैक होके यानी कि डिफर्ड टैक्स करके यहाँ पे माइनस हो गया है करंट टैक्स से। तो ये डिफर्ड टैक्सेस करंट टैक्स से माइनस होता है। उसके बाद जो अमाउंट आता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी से माइनस होता है टोटल। उसके बाद आता है आपका पीएटी यानी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट, आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली टू प्रॉफिट और लॉस। इसका सिंपली मतलब ये है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाने के बाद कुछ ऐसा अमाउंट कंपनी के पास आया है जो उसके अंदर यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर दिखाया नहीं जाएगा, वो नीचे ही दिखाया जाएगा। तो क्या है ये? रिमेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इसका सिंपली मतलब ये है कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जो बेनिफिट देना था वो ज्यादा दे चुका है, इसलिए वो कुछ अमाउंट उससे लेस कर रहा है। तो वो अमाउंट कितना है? 4.85 लाख। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिलेटिंग टू आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका सिंपली मतलब ये है क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका था तो वहां पे टैक्स कुछ कम प्रोवाइड किया गया था, यानी कंपनी को जितना टैक्स पे करना था उससे कम कंपनी ने टैक्स पे किया है। तो कंपनी ने जितना टैक्स कम पे किया है वो नीचे वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा है और वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो वो उसका अमाउंट है 1.41 लाख। तो ऊपर एम्प्लॉय डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और इनकम टैक्स का जो अमाउंट है उसे प्लस करने के बाद 3.44 लाख आ जाता है, यानी कि कंपनी का पहले प्रॉफिट था 1520.91 लाख और ये 3.44 लाख ऐड करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो जाता है 1524.35 लाख। उसके बाद है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा अर्निंग पर शेयर वीडियो आप लोग जरूर देखिए। तो वहां पे मैंने अर्निंग पर शेयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको बताया है और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है वहां पे मैंने वो भी बताया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसे आप लोग टोटल शेयर से डिवाइडेड करेंगे तो आपका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और आपका अगर कोई प्रेफर्ड शेयर वगैरह इशू किया हुआ है तो वो सब ऐड करके टोटल शेयर जो होता है वो डाइल्यूटेड शेयर में आ जाता है। यानी कि पहले बेसिक ईपीएस में आपका प्रेफरेंस शेयर वगैरह नहीं होगा, वो सिंपली जो आउटस्टैंडिंग है मार्केट में वो शेयर्स आप लोग डिवाइडेड करेंगे इस प्रॉफिट के साथ, तो आपका बेसिक ईपीएस आएगा। और डाइल्यूटेड ईपीएस जो आपका प्रेफर्ड शेयर और जो आउटस्टैंडिंग है दोनों को प्लस करने के बाद अगर आप प्रॉफिट के साथ उसे डिवाइडेड करेंगे तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। यहाँ पे कंपनी का प्रेफर्ड शेयर कुछ भी नहीं है, इसलिए बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम है। तो अभी टाइम है उस बोनस टिप्स का। तो अभी तक हम लोगों ने पीएल स्टेटमेंट के अंदर जो जो पॉइंट है वो पॉइंट हम लोग इंटरप्रेट करना जान गए हैं, मगर एक पीएल स्टेटमेंट को हम लोगों को कैसे देखना चाहिए? देखिए, एक कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है तो उसके पीएल स्टेटमेंट में वो दिखाएगा, यानी कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है तो वो कंपनी के लिए एक अच्छा सिंबल है, यानी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर यानी शेयर होल्डर का जो अर्निंग है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, तो कंपनी के लिए वो एक अच्छा सिग्नल है।
तो जब भी आप लोग पीएल स्टेटमेंट को देखें तो पीएल स्टेटमेंट कंप्लीटली पढ़ने के बाद आप लोग ये जरूर चेक करें कि पीएल स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है या नहीं। मैं जब भी इंटरप्रेट करता हूं तो पीएल स्टेटमेंट के नीचे पहले जाके ये चेक करता हूं कि अब वो पीएल स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, यानी कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का नेट प्रॉफिट, शेयर होल्डर का जो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर, वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है या नहीं। कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होना बुरी बात नहीं है, मगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होने का एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि कंपनी जब लिक्विडेट होता है या कंपनी में कोई खराब सिचुएशन आ जाता है तो तब कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है, यानी कंपनी को बेचना पड़ता है, कंपनी के एसेट को बेचना पड़ता है। उस एसेट को बेचने के बाद सब डेटर्स को पैसा देने के बाद जो पैसा रहता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो जब शेयर होल्डर्स को वो पैसा मिलने की टाइम आता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को वो पैसा दिया जाता है, बाद में जनरल शेयर होल्डर को। तो कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर होना एक नेगेटिव पॉइंट है, मगर वो प्रेफरेंस शेयर वन टाइम के लिए है, यानी कंपनी ने वन टाइम इशू किया था तो वो ठीक है। अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर वो प्रेफरेंस शेयर भी बढ़ा रहा है तो ये एक रॉन्ग सिग्नल है। तो अब जब भी पीएल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करें तो ये कुछ 3-4 पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट है रेवेन्यू ग्रो कर रहा है कि नहीं। सेकंड है पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और पीबीआईटी। तो अगर कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ता और कोई इनकम टैक्स भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता तो कंपनी कितना ज्यादा अर्न कर सकता था। तो वो ही हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर कंपनी का कोई इंटरेस्ट या इनकम टैक्स नहीं जा रहा है तो कंपनी कितना ज्यादा अर्न कर रहा है शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद है पीएटी पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थर्ड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी कितना अर्न कर रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर जरूर ग्रो करना चाहिए, नहीं तो ये कंपनी के लिए एक गलत सिग्नल होता है। कभी कभी कंपनी में वन टाइम इवेंट आ जाता है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे अभी कोरोना आया है, तो इसके लिए कंपनी को लॉसेस फेस करना पड़ता है। तो अगर वो वन टाइम इवेंट है तो वो हम लोग एलिमिनेट कर भी सकते हैं कि कंपनी में कम प्रॉफिट आया है, मगर अगर वो ईयर ऑन ईयर कम होता ही जा रहा है तो कंपनी के लिए वो एक गलत सिग्नल है। फोर्थ है कंपनी का ईपीएस। कंपनी का ईपीएस हम लोगों को जरूर चेक करना चाहिए कि वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर शेयर होल्डर का अर्निंग ईयर ऑन ईयर ग्रो नहीं करेगा तो शेयर होल्डर को अच्छा वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर एक कंपनी पर ईयर नए शेयर्स इशू करता जाता है तो वो कंपनी में शेयर होल्डर्स के वैल्यू को कम कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि कंपनी को ग्रो करना चाहिए अपने प्रॉफिट जनरेट करके, ना कि नए नए शेयर्स इशू करके। तो जब भी आप लोग पीएल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करें तो जरूर ये 3-4 चीज देख लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ना आ गया होगा। अगर आप लोग किसी दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कोई दूसरा कोई टर्म ऐसा देखते हैं जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप अगर आंसर चाहते हैं तो आप मुझ तक पहुंचिए, मैं आप लोगों को जरूर उसका आंसर बताऊंगा, या हो सकता है मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को भी प्रोवाइड करवा दूं। इस सीरीज का यानी कि इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का जो सीरीज है उसका ये दूसरा वीडियो है आज। इसके बाद मैं आप लोगों को बैलेंस शीट कैसे पढ़े वो सिखाऊंगा और कैश फ्लो कैसे बनाएं कंपनी का वो आप लोगों को सिखाऊंगा, और रेशियोज वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा, मगर वो अलग अलग वीडियोस में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिला है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।